अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फ्रेंड्स लाइन। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट 4 ब्रांचेस हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली थी, लास्ट 4 आज से डिस्कस करेंगे एंड फिफ्थ ब्रांच इज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। What is the definition of industrial chemistry? The branch of chemistry that deals with the manufacturing of chemical compounds on commercial scale is called industrial chemistry. केमिकल कंपाउंड्स बहुत तरह से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, बट अगर बहुत बेसिक सा आइडिया दूँ तो हम एग्जांपल ले लेते हैं लेबॉर्ट्री की। जब हम लेबॉर्ट्री में केमिकल कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तब हमें वो एक बहुत कम मिकदार में चाहिए होते हैं एक्सपेरिमेंटेशंस के लिए या किसी और नीड के लिए। बट जब हमें वही केमिकल कंपाउंड ज़्यादा मिकदार में चाहिए, हमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर हम उसको कमर्शियल स्केल पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं और वो सिर्फ इंडस्ट्रीज़ में ही हो सकती हैं। दैट्स वाई इस ब्रांच को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का नाम देते हैं। ये जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है ये डील करती है विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स सच एज ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कॉस्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह। ये वाले जो बेसिक केमिकल्स हैं ये सब इसमें मैन्युफैक्चर होते हैं। ये सारे केमिकल्स प्रोवाइड करते हैं रॉ मटेरियल फॉर एनी अदर इंडस्ट्रीज़। अब जब हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग हो गई है तो उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो रॉ मटेरियल कहलाता है, लेकिन वो रॉ मटेरियल अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़फुल होता है। उससे वो मज़ीद अपने जो है वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्टिलाइज़र्स हैं, सोप है, टेक्सटाइल है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, पेंट्स एंड पेपर्स वगैरह, ये सब चीज़ें बनती हैं। सो इंडस्ट्रीज़ में जो ये सब केमिकल्स की केमिकल कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की ब्रांच में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की ब्रांच है जो डील करती है विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज़। रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस क्या होते हैं, ये सब बातें आप लोग आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मेन कंसर्न जो इस ब्रांच का है वो होता है विद द एटॉमिक एनर्जी और उसका इस्तेमाल इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल होगा उसका? ऑब्वियसली इन ट्रीटमेंट्स, जो डिज़ीज़ हैं जैसे रेडियोथेरेपी एक ट्रीटमेंट है कैंसर का, सो ये उसमें यूज़ होगी। फूड की प्रिजर्वेशंस में यूज़ होती है। तो जो एटॉमिक एनर्जी है उसका जो हमारे पास यही एक मेन कंसर्न है इस ब्रांच का और उसके यूजेस के साथ। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ द केमिकल इफ़ेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन विद इन एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर मटेरियल्स। और एप्लीकेशंस मैंने आपको बता दी हैं कि इसकी एप्लीकेशंस यही हैं कि ये मेडिकल ट्रीटमेंट में ये यूज़ होती है। रेडियोथेरेपी एक डिज़ीज़ है कैंसर, उसका ट्रीटमेंट होता है, उसको रेडियोथेरेपी कहते हैं। फूड की प्रिजर्वेशंस के लिए एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स वगैरह को प्रोड्यूस किया जाता है। आगे है न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमने बात की कि इसमें हम एटॉमिक एनर्जी की बात करते हैं। तो एटॉमिक एनर्जी किस तरह से बनती है हम वो बात करेंगे कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स बेसिकली कहते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को। सो जो एटम के न्यूक्लियस के मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जब उनका ब्रेकअप होता है, जब वो टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है। यही हमारे पास एटॉमिक एनर्जी कहलाती है। ठीक है, अभी कह रहे हैं मैटर इज़ चेंज्ड इनटू एनर्जी बाय द ब्रेकिंग अप ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। एटम का न्यूक्लियस टूटता है और न्यूक्लियस टूटेगा तो दैट्स मीन न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तो इसका मतलब यही है कि न्यूक्लियॉन्स का ब्रेकअप होगा, न्यूक्लियस टूटेगा और एनर्जी जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगी। अब जो एनर्जी हम लोगों को चाहिए होती है उस न्यूक्लियस का ब्रेकअप करवाने के लिए कि वो न्यूक्लियस उस एनर्जी से टूटे, उस एनर्जी को हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। उसके बाद अगली हमारे पास जो ब्रांच है वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। उसकी डेफिनेशन क्या है जी? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट एंड द इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द
एनवायरनमेंट। नाम से पता चल रहा है ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें एनवायरनमेंट इन्वॉल्व है, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्या इफ़ेक्ट है इस एनवायरनमेंट पर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अब इसके अंदर अदर ब्रांचेस भी रिलेटेड हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से, बायोलॉजी, क्योंकि ऑब्वियसली हम ह्यूमन बींग्स में इन्वॉल्व हैं एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करने में, तो फिर हम लोग भी आ जाएंगे इसमें, बायोलॉजी की ब्रांच आ जाएगी, जियोलॉजी की आ जाएगी, इकोलॉजी, सॉइल एंड वाटर, ये सब ब्रांचेस इसमें आ जाएगी। द नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन एनवायरनमेंट इज़ नेसेसरली फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉल्यूशन। वो कह रहे हैं कि जो भी केमिकल प्रोसेसेस हमारे इस एनवायरनमेंट में हो रहे हैं वो सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि हम अपने इस पॉल्यूशन के अगेंस्ट अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें और एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर सकें। एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक बायोटिक होता है और एक एबायोटिक होता है। बायोटिक लिविंग पार्ट होता है एंड एबायोटिक नॉन लिविंग पार्ट या फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। अब बायोटिक में प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं, मींस प्लांट्स, कंज्यूमर्स हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, एंड देन डिकम्पोजर्स जो बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और एबायोटिक में क्लाइमेटिक और एडेफिक जो है वो पार्ट आ जाता है, मतलब इसमें सॉइल, वाटर और ये वाले सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। और बायोटिक में लिविंग पार्ट। सो दो कंपोनेंट होते हैं इन्वायरमेंट के, एक लिविंग कंपोनेंट होता है और एक नॉन लिविंग कंपोनेंट। लिविंग कंपोनेंट को बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट को एबायोटिक कहते हैं। ये कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, इसकी बहुत ही बेसिक सी इसमें एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि नेचुरल है, ह्यूमन बींग्स में भी सब मेंशन किया हुआ है, ह्यूमन मेड को भी मेंशन किया हुआ है। सो ह्यूमन मेड और नेचुरल हमारे पास जो है वो एबायोटिक होगा और ह्यूमंस वाला जो एरिया है वो सारा हमारा बायोटिक होगा। लास्ट जो ब्रांच है केमिस्ट्री की वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री, और उसकी डेफिनेशन ये है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। एक कोई भी सैंपल दिया जाता है केमिस्ट्स को, और ताकि वो अंदाज़ा लगा सकें कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं उस सैंपल के, और वो सैंपल किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। सिंपल सी एनालिटिकल केमिस्ट्री में एनालिसिस होती है। अब दो तरह की एनालिसिस होती हैं, एक होती है क्वालिटेटिव और एक होती है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होती है कि उसमें जो भी सैंपल प्रोवाइड किया गया है उस सैंपल की आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है कि वो सब्सटेंस है क्या चीज़, मतलब वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले उस सब्सटेंस की कंपोजिशन जो आपने बतानी है उसको कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, कि जिसमें आपने सब्सटेंस को ही आइडेंटिफाई करना है कि वो है क्या। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आपने बताना है कि वो जो सब्सटेंस, उसका जब आपको पता चल गया कि वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, उसकी कंपोजिशन पता चल गई, तो अब आपने उसके कंपोनेंट्स का अमाउंट बताना है कि वो कितने अमाउंट में था आपके पास सब्सटेंस, तो वो उसका जो अमाउंट होगा वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा। इस पूरे एनालिसिस में जो भी टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को यूज़ किया जाता है वो सब भी एनालिटिकल केमिस्ट्री में आपका इसको स्टडी करते हैं, और इसका स्कोप होता है फूड, वाटर, इन्वायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस। अब क्योंकि एनालिसिस का जिक्र है, हमने बात की कि क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं कंपोजिशन, कि हम बताते हैं कि किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है सब्सटेंस, और क्वांटिटेटिव में बताते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स ने मिलकर इसको बनाया है, क्या मिकदार इस्तेमाल हुई है उसमें, ये सारा बताते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आयरन और सैंड का मिक्सचर हमें दिया है। आयरन पीछे पड़ा हुआ है ब्लैक कलर में, और सैंड और आयरन आपको नज़र आ रहा है, और जो सामने फ्रंट में पड़े हुए वो आयरन और सैंड उन दोनों का मिक्सचर बना दिया गया। अब ये जो मिक्सचर है हमें फॉर एग्जांपल ये एज अ सैंपल दिया गया है, तो जो हमारे पास फर्स्ट जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होगी वो क्या होगी कि हमने इसको डिटरमिन करना है कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। ठीक है, जब हम लोग डिटरमिन कर लेंगे कि ये हमारे पास सैंड और आयरन का मिक्सचर है, तो हमारी क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है वो डन हो गई। अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है, क्योंकि सेपरेशन होती है इसमें, हम लोगों ने सेपरेट करने होते हैं कंपोनेंट्स को, तो हम क्या करेंगे, मैग्नेट लेंगे, और मैग्नेट के थ्रू हमने जितने भी आयरन्स हैं वो सब मैग्नेट पर लग जाएंगे।
और जितना भी सैंड है वो पीछे रह जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें कि जितने भी आयरन्स हैं वो अब मैग्नेट के साथ चिपक गए हैं और बाकी जितनी भी सैंड है वो नीचे डिस्क में रह गई है। सो अब आके आयरन की अलग से वेट किया कर लिया जाएगा और सैंड को अलग से वेट कर लिया जाएगा और पता लग जाएगा कि जो दो कंपोनेंट से मिलकर ये मिक्सचर बना था, जो सैंड और आयरन है, उन कंपोनेंट्स के आपस में उनकी क्या क्या अमाउंट मिलाई गई थी। अब उनकी अमाउंट भी जो है वो हम मेजर कर सकते हैं। और इस तरह के ये बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल थी, इसमें बहुत डिफ़िकल्ट सैम्पल्स दिए जाते हैं और उनकी एनालिसिस होती है। सो बेसिकली ये एक बहुत आसान सी एग्जांपल थी ताकि आपको समझ आ जाए कि सैंपल किस तरह से दिया जाता है और उसकी कंपोजिशन क्या थी और उसके कंपोनेंट्स की अमाउंट किस तरह से मेजर की जाती है, उसको सेपरेट किया जाता है और फिर अलग अलग उनके कंपोनेंट्स को अमाउंट को मेजर किया जाता है। सो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।